खास तौर पर मैं अपने इंडियन गवर्नमेंट मोदी से कहना चाहूंगा कि उन्हें और मुद्दों से फुर्सत मिल गया हो। एक बार क्लाइमेट चेंज के भी ऊपर एक सख्त योजना लेकर आई है जिसे सारे इंडियन सिटीजन उसे फॉलो करें। ये न सिर्फ हमारे देश के लिए अच्छा होगा बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू। नमस्कार दोस्तों, पिछले 100 सालों में पृथ्वी का औसत तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और अगर हम अभी भी नहीं चेते हैं तो ये बढ़ोतरी 21वीं सदी के अंत तक 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकती है। पिछले कई सालों से अखबार और रिसर्च जर्नल जलवायु परिवर्तन के खतरों को आगाह करते रहे हैं। Organizations have emissions of greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. लेकिन 2024 में जाकर हर तबके को एहसास हुआ कि हम सब इसका असर महसूस कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जो देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, भारत उनमें से एक था। CSC ने अपने स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट में 274 दिनों के तापमान को ट्रैक किया, जिसमें चौंका देने वाली बात यह रही कि इन 274 में से 255 दिन 93% भारत के कम से कम एक क्षेत्र में तापमान अपने चरम पर देखा गया। सीधे शब्दों में अगर समझे तो 2024 का मौसम आपको गर्म लग रहा था तो 2025 उससे भी खतरनाक होने वाला है। IMD ने समय से पहले गर्मी की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें पिछले साल से भी अधिक तापमान और गर्म हवाएं चलेंगी। फरवरी 2025 के पहले ही और 1901 के बाद ही देश में सबसे गर्म फरवरी घोषित किया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका हमारी जिंदगी और धरती पर क्या असर पड़ रहा है, आइए समझते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। How dare you? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार हो रही वृद्धि को कहते हैं। यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बढ़ते स्तर के कारण होता है, जो वायुमंडल में जमा होकर सूरज की गर्मी को रोक लेती है। इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये गैसें नेचुरली भी होती हैं, लेकिन इंसानी एक्टिविटीज जैसे फैक्ट्री, कार और डिफॉरेस्टेशन इनकी मात्रा को और ज़्यादा बढ़ा रही है। 1880 से लेकर अब तक धरती का टेम्परेचर लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये नंबर छोटे लगते हैं लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। साल 2025 दुनिया के सबसे अधिक गर्म 3 सालों में से एक हो सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने चेतावनी दी है कि 2024 का रिकॉर्ड तोड़ने वाला तापमान अगले साल भी जारी रहेगा। इसकी वजह है ग्रीन हाउस गैस का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई तक बढ़ रही है। इससे भविष्य में और भी अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। अब यहाँ पर आपके मन में चल रहा होगा कि ग्रीन हाउस क्या है। वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के वातावरण में पाई जाती हैं और सूरज से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करके उसे दोबारा पृथ्वी की सतह पर वापस भेज देती हैं। इसी प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है और जीवन के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखने में मदद करती है। ग्रीन हाउस में कुछ गैस शामिल होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर और ओजोन। हालांकि ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने रखने के लिए जरूरी हैं, लेकिन इन गैसों का अधिक उत्सर्जन जैसे कि इंसानी गतिविधियों के कारण क्लाइमेट चेंज जैसा कारण बन रहा है। इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र का स्तर बढ़ना और मौसम में बदलाव पर निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अब हमें ये जानना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण क्या है। तो इसके कारण बहुत सारे हैं, जिनमें से 3 मेन कारण हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है बर्निंग फॉसिल फ्यूल। जब हम बिजली बनाने या अपनी कारों को चलाने के लिए कोयला और गैसें जैसे ईंधनों को जलाते हैं तो हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण छोड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जहां प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन विकसित देशों के औसत से लगभग 2 गुना और विश्व औसत से 4 गुना अधिक है। 2022 में जीवाश्म ईंधन जलाने से ऑस्ट्रेलिया की कुल बिजली उत्पादन का 68% हिस्सा बना, जिसमें 47% कोयले से, 19% गैस से और 2% तेल से आया। शेष 32% हाइड्रो, सौर और हवा जैसे नए ऊर्जा स्रोतों से, जो कार्बन उत्सर्जित नहीं करते। दूसरे नंबर पर आता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन तब होता है जब जंगलों को इलीगली रूप से साफ किया जाता है, जैसे कि कृषि या शहरीकरण के लिए। जंगलों की कटाई से न केवल फॉरेस्ट की CO2 को इकट्ठा करने की आवश्यक क्षमता कम हो जाती है, बल्कि पेड़ों, मिट्टी और इकोसिस्टम में जमा कार्बन भी वायुमंडल में वापस चला जाता है। इससे पर्यावरण, स्थानीय समुदाय और वैश्विक जलवायु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शहरी क्षेत्र का विस्तार जंगलों पर अतिक्रमण करता है, क्योंकि बढ़ती आबादी और उनके बुनियादी ढांचों को बनाने के लिए अधिक जमीन की आवश्यकता होती है, जिसमें सड़क, इलेक्ट्रिसिटी लाइन और डैम जैसे बड़ी योजनाएं जंगलों को खनन जैसे उद्योगों के लिए अधिक सुलभ बनाती हैं, जो खनिजों और संसाधनों को दोहन करते हैं, जिससे अस्थायी नुकसान होता है।
यूटिलिटी बिल्डर ने 2023 में एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें भारत ने पिछले 30 वर्षों के दौरान जंगलों की सफाई के मामले में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी है। इसमें 2015 से 2020 के बढ़ोतरी हुई। आंकड़ों की माने तो 5 वर्षों के दौरान भारत ने 6,68,400 हेक्टेयर एरिया में फैले जंगलों को काट दिया। मार्च 2030 में जारी इस रिपोर्ट में डाटा एग्रीगेटर साइट अवर वर्ल्ड इन डाटा द्वारा 1990 से 2000 और 2015 से 2020 के लिए जारी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इन आंकड़ों में पिछले 30 सालों के दौरान 98 देशों में कटे गए जंगलों का डेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। रिपोर्ट के अनुसार जहां भारत ने 1990 से 2000 के बीच अपने 3,84,000 हेक्टेयर में फैले जंगलों को खो दिया था, वहीं 2015 से 2020 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 6,68,400 हेक्टेयर हो गया है। मतलब कि इन 2 टाइम पीरियड के दौरान भारत ने वन कटाई में 2,84,400 हेक्टेयर की वृद्धि देखी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। देखा जाए तो इसके लिए देश में कहीं न कहीं बढ़ती आबादी इसकी जिम्मेदार है, जिसकी लगातार बढ़ती जरूरत के लिए तेजी से जंगलों को काटा जाए। तीसरे नंबर पर आता है परिवहन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में व्हीकल्स, एयरप्लेन, जहाज और ट्रेन, ये 4 चीजें उपयोग किए जाते हैं, तो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला और नेचुरल गैस पर निर्भर करते हैं। इन ईंधनों के जलने से CO2 और दूसरे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो वातावरण में जाकर सूर्य की गर्मी को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। सड़क परिवहन कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग 70% हिस्सा है। भारी वाहन जैसे ट्रक कम दूरी तय करने के बावजूद अधिक ईंधन खपत करते हैं। हवाई जहाज ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, जहां इनके इमिशन का प्रभाव अधिक गंभीर होता है। विमान से न केवल CO2 बल्कि वाटर वेपर और नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलते हैं, जो बादल बनाना, कॉन्ट्रेल्स को बढ़ावा देते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को तेज करते हैं। समुद्री जहाज भारी मात्रा में ईंधन जलाते हैं, विशेष रूप से सल्फर युक्त ईंधन, जो CO2 के साथ साथ ब्लैक कार्बन सूट भी उत्सर्जित करते हैं। ब्लैक कार्बन बर्फ और हिमनदों पर जमा होकर उन्हें पिघलाने में तेजी लाता है। रेलगाड़ियां खासकर डीजल से चलने वाली भी CO2 इमिशन में योगदान देती हैं, हालांकि ये सड़क परिवहन की तुलना में कम हानिकारक है। ट्रांसपोर्टेशन ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कारक है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैस और अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जित करता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी, नीतिगत सुधार और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या को और बढ़ा सकता है। अब आइए जानते हैं कि क्या ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। तो इसका जवाब एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CFC गैसों को उत्सर्जित को रोकना होगा, और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा, या ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिनसे CFC गैस कम निकलती हो। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल एरियाज के चिमनियों से निकलने वाला धुआं काफी हानिकारक होता है, और इनसे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड काफी गर्मी बढ़ाता है, जिन्हें रोकने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 4 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहले नंबर पर आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन वैश्विक समस्या के लिए सबसे फायदेमंद समाधानों में से एक है। आप पूछ सकते हैं कि रिसाइकिल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यह काफी सरल है। जब हम जिम्मेदारी से रिसाइकिल करते हैं और नए उत्पादों का उत्पादन के लिए रिसाइकिल की गई चीजों का उपयोग करते हैं, तो हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर रहे होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम ऊर्जा की खपत को भी कम कर रहे हैं। प्लास्टिक उत्पादों को रिसाइकिल करना और उनका दोबारा इस्तेमाल करना हमारे लिए स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरे नंबर पर आता है अपने ट्रांसपोर्टेशन के तरीके बदलें। हम सभी जानते हैं कि यह कई सारे परिवारों और पेशेवर लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जिन्हें बस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक गाड़ी की जरूरत होती है। लेकिन परिस्थितियों को थोड़ा समायोजित करने के बारे में सोचना होगा। कार का उपयोग करने के बजाय काम पर जाने के लिए साइकिल चलाने की कोशिश करें, और अपने बाकी दोस्तों या परिवार के सदस्यों को साइकिल चलाने और ज्यादा पैदल चलने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होने और अपने खुद के कार्बन को कम करने के मामले में सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन भी एक बेहतर विकल्प है। तीसरे नंबर पर आता है अवॉइड वेस्टिंग फूड। भोजन के मामले में मदद करने का एक तरीका है कि आप इसे बर्बाद ना करें। रोजाना किराने का सामान खरीदते समय आप यह ध्यान जरूर दें कि जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं उसे आप खत्म कर देंगे। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा फूड या ज़्यादा कोई वस्तुएं खरीद रहा हूँ जो मैं इसे खत्म नहीं कर पाऊँगा, तो आप उसे ना खरीदें। फूड वेस्ट भी एक वैश्विक मुद्दा बन गया है, और हर घर में इसे इसी तरह से निपटाना जाना चाहिए। घर के पास स्थानीय कूड़ेदान में सड़े हुए भोजन के बड़े ढेर मीथेन ग्रीन हाउस गैस पैदा करते हैं, और यह जाहिर है कि यह अच्छा नहीं है। इसलिए आप जब भी भोजन करें तो अपने प्लेट में कोई भी जूठा ना छोड़ें। चौथे नंबर पर आता है बिकम इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेट अदर। ग्लोबल वार्मिंग हम सभी को इफेक्ट करता है, और ये बहुत ही रियल है, और इसके लिए बहुत ही कम समय बचा है। अभी से बदलाव जरूरी है, और जानकारी देने में मदद करना भी बहुत जरूरी है। पर्यावरण पहले से ही यह कह रहा है कि उसकी बदलती आदतें दुनिया भर में जानी जाए। अब इस पर प्रतिक्रिया और अपने ग्रह को बचाने में साथ देने की बारी हमारी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग आज के समय पे सबसे गंभीर समस्या बन चुकी है,
इस समस्या से निपटने के लिए हमें ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि पेड़ लगाना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। खास तौर पर मैं अपने इंडियन गवर्नमेंट मोदी से कहना चाहूंगा कि उन्हें और मुद्दों से फुर्सत मिल गया हो। एक बार क्लाइमेट चेंज के भी ऊपर एक सख्त योजना लेकर आइए जिसे सारे इंडियन सिटीजन उसे फॉलो करें। ये न सिर्फ हमारे देश के लिए अच्छा होगा बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है इस पृथ्वी पर। अगर हम टॉप 10 कंट्रीज में नंबर 1 पर होकर आने वाले समय में अपने प्लैनेट को न बचा पाए तो ये काफी निराशाजनक और दुखद होगा हम सभी के लिए। और मैं अपने इंडियन सिटीजन को भी कहना चाहूंगा कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी योजना आती है तो आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना योगदान दें इस खूबसूरत प्लैनेट को बचाने में। याद रहे दोस्तों, हमें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोसाइटी को एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि इन 3 चीज़ों से ही एक बेहतर देश बनता है। और अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।